अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी भारत में इलेक्शन रिजल्ट पर आबिद अली सैड। और डीडी रेड की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। पर इससे क्लैरिक बात होगा। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है इंडिया के इलेक्शंस पर और रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। मोदीज फैन आबिद अली वायरल वीडियो आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस रिजल्ट। चलिए भाई देखते हैं आबिद भाई क्या कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, पहले 400 पार वाली बात का जवाब देंगे या पहले ये बात का जवाब देंगे कि आप अभी भी मोदी जी के फैन हैं? मतलब वैसे तो वो जीते नजर आ रहे हैं, लेकिन लेट्स सपोज वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, कोई और बनते हैं, तो फिर आप उनके फैन हो जाएंगे, अपनी तारीफें करवा लें। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और आज सख्त सवाल होने हैं, जितना मर्जी सख्त सवाल करो, आबिद अली भागने वाला नहीं। लेकिन सवाल करने का रूल मैं आपको बताता हूँ, तो एक एक सवाल करें और उसका जवाब। चले ठीक है, रूल आपने बता दिया। मैं पहला सवाल ये करता हूँ, कैंपेन में भी मतलब जाहिर बात है जो इंडिया में हम देख रहे थे, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नारा था या उनकी पार्टी का कि अब की बार 400 पार, और आपने भी 2-3 वीडियो में बोला कि भाई इस दफा 400 प्लस सीटें होंगी। वो जो नजर आ रहा है, जो मीडिया पे देख रहे हैं और जो वैसे रिजल्ट आ रहे हैं, वो 400 पार होता तो नहीं नजर आ रहा। क्या रीजन समझ? अच्छा शुएब भाई, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, उधर से स्टार्ट करते हैं, फिर लंबी बात करता हूँ और आपने मेरी बात सुननी है। चले ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ग्राउंड में क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट खेल रहा हो और उसकी बैट पे बॉल आता है और वो सिक्सर मारता है, छक्का मारता है। वो छक्का चाहे 20 मीटर का हो, चाहे 100 मीटर का हो, चाहे 80 मीटर का हो, गिना तो वो छक्का ही जाएगा ना भाई। ठीक है। अब आए आप उनकी इलेक्शन के ऊपर आए, सारी पॉलिसीज के ऊपर आए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडिया में टोटल जो सीटें हैं वो 543 सीटें हैं, टोटल सीटें हैं। और उसका आप आधा कर लें, 50% कर लें, 272 समथिंग टीम सीटें हैं कि जो जीतेगा वो जीत जाएगा। नहीं, वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। टेक्निकली ये है कि टोटल जो सीट्स हैं वो 545 हैं, 545 सीटें हैं। लेकिन जो इलेक्शंस होते हैं वो 543 सीट्स पर होते हैं। जो कॉन्टेस्ट होता है वो 543 पर ही होता है। जो 2 सीट्स है वो रिजर्व्ड हैं एंग्लो इंडियंस के लिए। वो प्रेसिडेंट जो है वो उनको नॉमिनेट करते हैं, हालांकि उनका बाकी चीजों में दखल नहीं होती उनकी। 543 कैंडिडेट्स ही सारी चीजें सेलेक्ट करते हैं, बस उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। वो 2 सीटें रिजर्व है एंग्लो इंडियंस के लिए, वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देते हैं। तो इलेक्शन जो होते हैं वो 543 पर होते हैं। लेकिन टोटल सीट्स अगर मैं कहूं कि लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी है, तो इसका आंसर है 545। मोदी साहब जो हैं इंडिया में 500 सीटें लें, 400 सीटें लें, 300 सीटें लें, लेकिन जीत तो कन्फर्म है ना। इस चीज को आप लीजिए। हाँ, इस चीज को आप लीजिए कि जीत तो कन्फर्म है। और देखिए शुएब भाई, ये हमारे ज़हन की बनाई हुई बातें हैं। कोई भी दुनिया में इलेक्शन हो, किसी भी कंट्री में इलेक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल तो 600 सीटें हैं, तो जो भी कंपिटिटर होगा या जो भी इलेक्शन लड़ने जा रहा होगा ना, उसका दावा यही होगा कि मैं 600 सीटें ले जाऊंगा। क्योंकि आप अपनी प्रोग्रेस के ऊपर दावा करते हैं। आपकी प्रोग्रेस होगी तो आप दावा करेंगे, तो मेरे ख्याल से दावा ठीक है उनका ही। ठीक है, चलो ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन एक चीज ये है, वो प्राइम मिनिस्टर अगर कोई और बनता है, लेट्स सपोज, वैसे तो नजर आ रहा है कि वही बनेंगे, लेकिन लेट्स सपोज कोई और बनता है, तो क्या आप उसके फैन होंगे? ये सवाल का जवाब बाद में देना। पहले ये बताएं कि एक वो दूसरे जो थे, अपना क्या नाम लेते हैं, अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ के जो सीएम थे उनके हवाले से ये खबर आ रही है, आदित्यनाथ के हवाले से, कि वो हारते नजर आ रहे हैं। जी, आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया और यकीन करें कि ज़हन सोच भी नहीं सकता था इस चीज को। और ये इंडियन ऑडियंस ज्यादा बेहतर जानती है, वो हमें कमेंट्स में बताएंगे इस बात को। इस बात को मैं क्लियर करता हूँ कि देखें, उन्होंने उधर बहुत ज्यादा काम किए, उन्होंने अपनी सड़कों पे काम किया, अपनी डेवलपमेंट पे काम किया, अपनी न्यू जो है ना गाड़ियां चलाई, बड़ा मतलब बड़े काम किए। और हम तो सुनने में ये आ रहा था कि वो इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। अगर मोदी जी के बाद कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ जो है ना, वो ये हैं। लेकिन उन्हें जो टफ टाइम दिया है वो अखिलेश यादव और उनकी वाइफ जो हैं डिम्पल यादव। देखने वाले बताइएगा, मैं इन मतलब ये जो 2 नाम लिए इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये कैसे पॉलिटिशियन है और क्या वाकई में उन्होंने टफ टाइम दिए, ये देखने वाले बताइएगा। देखिए, यूपी की पॉलिटिक्स बड़ी गजब है और उसमें कई चीजें हुई हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ की बातों का ना सुना जाना बीजेपी हाईकमांड के द्वारा, टिकट बंटवारे में उनकी से नहीं होना, ग्राउंड पर योगी हैं लेकिन टिकट किसी और को मिल गया, आपस की भी खींचतानी तो चलती रहती है ना। बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन हाँ, यूपी का जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। लेकिन कई सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि यूपी में रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाला आएगा। दूसरी बात कि वोट सिर्फ काम के ऊपर नहीं मिलते हैं, दुनिया में कहीं भी काम के ऊपर वोट नहीं मिलते हैं। हर जगह के अपने अपने अलग
एजेंडे होते हैं। यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत है, बिहार में भी है, हालांकि बिहार में एनडीए को ज्यादा सीटें मिली हैं, यूपी में नहीं मिली। तो एक तो टिकट बंटवारे में लफड़ा हुआ कि जो योग्य कैंडिडेट थे शायद उनको टिकट नहीं दिया गया, योगी जी की बात नहीं मानी गई, योगी जी की थोड़ा जो स्ट्रेचर बढ़ रहा था उसको शायद थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई, बहुत सारी वजहें। फिर उसमें एक रिजर्वेशन का मामला हो गया। उसके अलावा जो हुआ कि मुसलमानों को एकजुट कर दिया गया। अगर मान लीजिए 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं, तो हुआ क्या कि 20% का 20% वोट एकजुट गया, और जो 80% है उसमें 10-10% बढ़ के 8 जगह चला गया। तो ये सारे जो वोट के समीकरण भी होते हैं, रिलीजन के भी समीकरण होते हैं, कास्ट का समीकरण होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मायने रखते हैं वोट डालने में। तो शायद लोगों को अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही होगी कि हम क्यों कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे यहां बहुत जबरदस्त है। ऐसा नहीं हो सकता कि वोट आपने किसी और को डाला, जीता कोई और, घोषणा जीतने की किसी और को हुई और किसी और को पीएम बना के बिठा दिया गया। ऐसा नहीं होता है। और डेमोक्रेटिक तरीके से हमारी चीजें हुई हैं और डेमोक्रेसी का सम्मान होना चाहिए। और अगर यूपी के लोगों ने वोट दिया है तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। कोई ना कोई वजह तो है, और जिनको अगर लगता है कि नहीं वजह है तो बाद में उसके लिए वो परिणाम भुगतेंगे, वो चाहे वोट देने वाले हो चाहे नहीं देने वाले हो। भविष्य देखना चाहिए ऑलवेज। अगर कोई भविष्य नहीं देख रहा है तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता भाई। अब मैं किसी के जाके हाथ पकड़े तो वोट नहीं डलवाऊंगा। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं और डेमोक्रेसी कहती है कि मेरा जिसको मन होगा उसको वोट दूंगा, सीधी सी बात। आबिद भाई, पाकिस्तान की भी थोड़ी सी बात करते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तानी है, मकसद एट द एंड यही होता है कि पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ सीख लिया जाए। पाकिस्तान के इलेक्शन की बात मैं आपको बताता हूँ और इंडिया के इलेक्शन को, दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में ये होता है कि इलेक्शन होते हैं, कोई एक पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो दूसरी सारी पार्टियां छोड़ डालती हैं, जी हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, धांधली होगी। अच्छा, इंडिया की डेमोक्रेसी में ना हमें आज तक ये चीज सुनने को नहीं मिली। हल्का सा शोर हर जगह पे आता है, हल्का सा शोर सुनने को मिल जाता है, लेकिन सड़कें ब्लॉक हो गई, इस्लामाबाद ब्लॉक हो गया या इंडिया का मुंबई ब्लॉक हो गया, हमने ऐसा कभी नहीं सुना। तो ये बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है कि वो अपने इलेक्शन भी करवाते हैं, वोटिंग से रोक दिया। नहीं, इधर वो देखे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, आपने देखा कि किसी का झंडा नहीं आप लगा सकते, किसी का आप नाम नहीं ले सकते, किसी की आप कंपेन नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुस्तान में जो इलेक्शन हुए, जो लोग जेलों में थे, हिस्ट्री गवाह है सर, आप देख लीजिए। आम आदमी के जो, जी हाँ, जो लोग जेलों में से, उन्हें जेलों से निकाल दिया गया बाहर कि आप इलेक्शन की कंपेन करें, लड़े, मुकाबला करें पूरा। तो ये होता है कि बहादुर आदमी इलेक्शन लड़ने वाला, कि उसने जेलों में बंद नहीं रखा अपने कंपटीटर को, अपने कंपटीटर को मैदान में लेकर उसने कहा जी भाई पूरा मुकाबला कर हमारे साथ। हालांकि जो शख्स जेल में बंद होता है ना, अवाम की हमदर्दी का वोट भी उसे मिलता है। अब तो रिजल्ट बताएगा कि होगा क्या। ठीक हो गया, 2 दफा वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, यानी 10 साल के करीब, और 10 साल में ये उनका रिकॉर्ड था कि ऑलमोस्ट अक्सरियत के साथ, यानी ज्यादा सीटों के साथ वो हुकूमत बनाते थे। लेकिन इस दफा जो अभी तक नजर आ रहा है वो उस तरीके से नहीं, मतलब अपने साथ सपोर्टिव सीट्स लेके या दूसरी पार्टी के साथ नहीं शुएब भाई, मैं आपको एक चीज बताता चलूं, शायद गलत फहमी है आपको। नहीं, जो मैंने देख रहा हूँ मैं भी गलत हो सकता हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी है ना, वो 250 समथिंग के करीब है, 250 ले चुके हुए हैं वो। हाँ जी, उन्हें बैसाखियों का सहारा इतना बड़ा नहीं लेना पड़ेगा। 20, 25, 30 सीटें अगर वो साथ मिलाते हैं तो इंडिया में और पार्टी जो उनके साथ पिछली गवर्नमेंट में थी वो उनके साथ मिलेंगे। ठीक है, एक वो पार्टी, इसका नाम एनडीए अलायंस के नाम से वो जो बना हुआ है, ये सारा ग्रुप है, ये साथ मिल जाएंगे। अब आए आप राहुल गांधी साहब की तरफ। देखिए, राहुल गांधी साहब के साथ कुछ 10 लोग मिले हुए, 10 पार्टियां मिली हुई हैं, बड़ी पार्टी। 10 पार्टियां मिल के भी जो है ना, उसके लेवल पे, खाली मोदी के लेवल पे नहीं आई। अभी तो मोदी साहब ने लोगों को साथ लाना है, वो साथ मिल के उनकी एक सॉलिड गवर्नमेंट बन जाएगी। और इस टाइम वो इस पोजीशन में आ चुके हुए हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। अच्छा, हैरानगी मुझे किस चीज पे हो रही है कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का बयान आया, उसके ऊपर उन्होंने एक बयान किया कि अपनी आवाम को खुशखबरी दी कि हम जीत चुके हुए, उनका शुक्रिया अदा किया। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब का एक बयान आया, उन्होंने भी आज यही बात की कि हम इलेक्शन जीत चुके हुए हैं। अभी समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन जीता कौन है,
या तो इंडिया के इलेक्शन कमीशन इस चीज पे कोई अनाउंस करे। रिजल्ट अभी फाइनल तो वही दिखाएंगे, लेकिन देखने वाले, क्योंकि हम बाहर से बैठ के देख रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम ऐसा मतलब वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स पे गहरी नजर रहती है, वहाँ इंटरनेशनल अफेयर्स पे काफी गहरी नजर रहती है। तो वहाँ पे जो अभी तक नजर आ रहा है कि कंफ्यूजन सी नजर आ रही है कि वहाँ पे दूसरी जो अपोजिशन है वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम जीत गए, और जो गवर्नमेंट में थे वो भी कहते नजर आ रहे हैं हम जीत गए। अच्छा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने किसे वोट किया और कौन सी पार्टी जीत चुकी है। अच्छा शुएब, देखिए, ये तो कोई नहीं बताएगा कि हमने किसको वोट किया, वो तो बड़ा सीक्रेट होता है। जो लोग बताने वाले हैं वो सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, इसका कुछ नहीं कह सकते। देखिए, जीत का क्या है, एक तरफ थी एनडीए अलायंस, एक तरफ थी इंडिया अलायंस, ठीक है। बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो आपके पास 273 चाहिए। 273 की फिगर आपको चाहिए, आपके पास 273 की फिगर होनी चाहिए। और जो एनडीए अलायंसेज है वो 292, 293, 290 के आसपास है। तो जाहिर सी बात है कि मेजोरिटी से ज्यादा है। तो जीते जो हैं वो एनडीए अलायंस जीते हैं। जो दूसरी राहुल गांधी का अलायंस है, इंडिया अलायंस है, वो कह रहे हैं कि हम जीते हैं, हम जीते हैं। उनकी जीत का मतलब है कि पिछली बार से हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास 273 का फिगर है तो आप जीते हैं। तो किसके पास है? वो एनडीए अलायंस के पास है। और एनडीए अलायंस पहले से अलायंस है। अब बाद में तोड़फोड़ क्या होती है, जोड़ तोड़ क्या होती है, कौन किधर पलटी मारता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन जो इलेक्शन के पहले जो अलायंसेस बने, उन अलायंसेस के जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट के मुताबिक एनडीए अलायंस इलेक्शन जीत चुकी है, क्योंकि 273 से उनके ज्यादा मेंबर्स बन गए। और इंडिया अलायंस के 272 के आसपास नहीं है, 273 के आसपास नहीं है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब इसमें जोड़ तोड़ होगी, इधर से कुछ उधर जाएंगे, उधर से कुछ इधर आएंगे, क्या होगा वो तो खैर बात की बात है। लेकिन एनडीए अलायंस इलेक्शन जीत गई है, जो पीएम मोदी की अगुवाई की अलायंस, ये बात क्लियर। भाई मैंने जो सबसे बड़ी चीज नोट की है ना इस बार, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज को लेके, देखिए इस बार इंडिया की फीमेल गर्ल्स, अच्छा, जो लेडीज हैं वो बाहर निकले, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत बड़ा वोट जो है ना वोटिंग लेडीज की तरफ से, क्योंकि लेडीज की इन्होंने बड़ी बात की थी। और एक रिकॉर्ड इंडिया ने जो बनाया उसके लिए भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इस बार इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है सर। 65 करोड़ वोट निकले, वोटर 65 करोड़ लोग निकले हैं, हिस्ट्री कायम हो गई है। ये एक समझ लें कि रिकॉर्ड हो गया हुआ है। अच्छा, ये रिकॉर्ड अब देखें, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ना किसी की इतनी बड़ी आबादी है, ना किसी की इतनी बड़ी कोई अवाम है, और ना कोई ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। अच्छा, हम लेते हैं चाइना को, चाइना की आबादी तकरीबन सिमिलर है, तकरीबन करीब आबादी है, तो चाइना हो सकता है रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन चाइना रिकॉर्ड कैसे तोड़े कि उधर डेमोक्रेसी है ही नहीं, उधर इलेक्शन होता ही नहीं है, तो उधर वो रिकॉर्ड, ये मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्ड टूटेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 65 करोड़ अवाम बाहर निकली है सर, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर एवरेज की बात करें, देखें बहुत सी चीजें हमें मतलब थोड़ा सा अगर हम सोचें तो सामने आती हैं। वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ अब पब्लिक है, और उसमें से 65 करोड़ ने अगर वोट दिया है, तो ये एवरेज देखें। और पाकिस्तान में टोटल कितनी आबादी है? देखें 24 करोड़, 25 करोड़, 27 करोड़, ये कहा जाता है। कितनी आबादी वोट देती है भाईजान? 24-25 करोड़ में सिर्फ 5-7 करोड़ वोट डलते हैं सर, मुश्किल से। नहीं, लेकिन ऐसे नहीं निकाला जाने का ना। उसमें 140 करोड़ की अगर आवाम है, तो उसमें से वोटिंग के लिए कितने लोग तैयार हैं, मतलब वोटिंग राइट्स कितनों के पास है। राइट्स इनका मतलब कि जो एडल्ट हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, तो शायद हमारे यहाँ 95 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं। आई थिंक 950 मिलियन, हाँ शायद 95 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं, और उनमें से वही 65-68 करोड़ लोगों ने वोट डाले। तो परसेंटेज उन 95 करोड़ से निकलेगी, ना कि 140 करोड़ से। वो भी बड़ी मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसकी रीजन क्या है? क्या हमें डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिसे कहते हैं, उस पे यकीन नहीं है, या क्या रीजन है? मैं बताता हूँ। अभी देखिए 27 करोड़, 26 करोड़, 24 करोड़, 25 करोड़ अवाम के बीच में से 5-7 करोड़ सिर्फ लोग निकलते हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि उन वोटर्स को इस चीज का आइडिया होता है कि हम वोट डालते हैं, हमारा वोट वेस्ट होता है, हमारे वोट से कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं आता। जी सर, बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ। हामिद मीर साहब के आप शो खोल के देख लीजिए, अभी बात करूंगा तो वो खराब की तरफ जाएगी, लेकिन मैं आपको इशारतन बात समझा रहा हूँ कि वो आम वोटर जो है ना, पाकिस्तानी वोटर, इससे आइडिया इस चीज को लेके होता है कि यार मेरे वोट से कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं आएगा। चलो फॉर एग्जाम्पल, मेरे वोट से कोई वज़ीर-ए-आज़म बन गया है, कोई मेरे वोट से वज़ीर-ए-आज़म आ गया है, तो उसे कोई उम्मीद है इस चीज की, उसे यकीन है कि वो वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे करेगा इस मुल्क के बीच में, या 3 साल बाद नवाज शरीफ को भगा दिया जाएगा, या नवाज शरीफ के बाद इमरान खान को निकाल दिया जाएगा,
या बेनजीर को दरबदर कर दिया जाएगा या नवाज शरीफ को मुल्क से भगा दिया जाएगा। इधर तो यकीन होता ही नहीं है किसी को भी कि होना क्या है। तो हम तो दुआ करते हैं कि वजीर आजम 5 साल इस मुल्क में पूरे करे और पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे आए, कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे सर, कि पाकिस्तान में 5 साल पूरे होते हैं, हम यकीन करें पाकिस्तान के ऊपर। जो इन्वेस्टर है पूरी दुनिया में सर, आप समझिए इस बात को, इन्वेस्टर जो होता है, आप बिजनेसमैन हो, आप हमेशा उस मुल्क पे इन्वेस्ट करोगे जहां आपको पता होगा यार डेमोक्रेसी है। इधर का वजीर आजम 5 साल पूरे करता है। नहीं, डेमोक्रेसी नहीं भी है लेकिन स्टेबिलिटी है। ये नहीं है कि आज वो गवर्नमेंट, आज वो हुक्मरान है, कल दूसरा हुक्मरान है। जब पाकिस्तान में भी कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो नून लीग की, पीटीआई की, किसी की भी गवर्नमेंट आए, जब अपना टाइम 5 साल पूरे करेगी तो मैं कहता हूँ मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। सारी बात है, खुशी होगी, क्यों नहीं होगी हमें खुशी। एक तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड बनेगा। हाँ। अभी देखिए रिकॉर्ड बनता बनता टूट गया, वो रिकॉर्ड बना नहीं। वो जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई थी तो वो राजा साहब थे वजीर आजम, पता नहीं क्या नाम था। अशरफ आई थी। नहीं एक और थे, खैर मेरे ज़हन से निकल गया। वो एक वजीर आजम थे, उनके बड़े मशहूर वजीर आजम थे और बड़े पढ़े लिखे। वो गवर्नमेंट करते रहे, उन्हें अदालत की जो है ना वो नाफरमानी के ऊपर उन्हें निकाल दिया। गिलानी साहब की बात कर रहा हूँ कि अदालत की नाफरमानी के ऊपर जो है ना उन्हें वज़ीर आज़म की सीट से निकाल दिया। प्राइम मिनिस्टर है शायद, जब इंडिया में मैच हुआ था तो यूसुफ रजा गिलानी साहब 2011 में प्राइम मिनिस्टर थे और ये वहाँ पे गए थे, मेरे ख्याल से देखने वाले को भी पता होगा। जब उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन एक रिकॉर्ड बन गया इस मुल्क के बीच में कि उन्हें निकालने के बाद उनकी पार्टी ने 5 साल जरूर पूरे किए। जरदारी साहब सदर बन गए पार्टी के, लेकिन वजीर आजम का रिकॉर्ड नहीं हो सकता इस मुल्क में, मतलब हो नहीं सकता, अल्लाह करे हो, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है कि वजीर आजम ने 5 साल पूरे किए हों। सर आपने हमारे इलेक्शन नहीं देखे, किस किस्म के इलेक्शन हुए हैं, यकीन करें इलेक्शन के तो बड़े देर तक तो हमें पता ही नहीं था कि इस मुल्क में वजीर आजम बना कौन है, इस मुल्क में जीता कौन है। और अभी जो वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, क्या पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है उन्हें प्राइम मिनिस्टर मानती है, मतलब दिल से प्राइम मिनिस्टर मानती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। अगर यहाँ पे कोई लोग हो तो हम उनसे पूछें कि क्या इस टाइम जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, क्या लोग उन्हें प्राइम मिनिस्टर मानते हैं? जब पाकिस्तानी खुद ही नहीं मानेंगे कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोस्टली कुछ लोग अगर ऐसा हो तो फिर क्या दूसरी दुनिया के लोग मानेंगे? देखिए यही तो सबसे बड़ी बात है कि दूसरी दुनिया को जब आप ये चीजें समझाएंगे कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी प्रॉपर है, हमारा मुल्क जो है प्रॉपर एक वजीर आजम को पूरा टाइम देता है, तो पूरी दुनिया, देखिए हमने पाकिस्तान को ऊपर भी तो लेके जाना है शुएब भाई, कि हम पाकिस्तान को हमेशा इन अंधेरों में देखना चाहते हैं। आप बताएं, आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में तरक्की करे, लेकिन पाकिस्तान के जो हम हालात देख रहे हैं पिछले 75 सालों में, कि जितनी देर इस मुल्क को आजाद हुए हो गया है, आप देखें ना कि हमारे मुल्क को 75 साल लगा लें, 76 साल लगा लें कि हमारा मुल्क को आजाद हुए हो गए, कि हम लोग इंडिया से अलग हुए हैं जी, 76 साल हो गए हैं। अब उन 76 साल का आप आधा टाइम निकालें, उसे आप करें आधा, तो आधा टाइम आप देखेंगे कि इस मुल्क पे सिर्फ फौज ने हुकूमत की हुई है। तो जिस मुल्क पे इतने साल कोई फौज हुकूमत करे, वो मुल्क जो है ना तबाही की तरफ आता है, पीछे आता है। डिक्टेटरशिप अगर आ जाए, ठीक है, तो वो मसले हो जाते हैं। जो हमने भी सुना है वो ऐसा ही है। आबिद भाई मुझे ये बताएं, आम जो पाकिस्तानी पब्लिक है, हम लोग हैं, कैसे हम पाकिस्तान को, मतलब हाली पाकिस्तान जिंदा, मैं पहले भी भाई से कह रहा था, मुझे कहता पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो। मैंने कहा भाई मैं बोलता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, आप ही बोल लें। नहीं, एक मिनट बोल लें, पाकिस्तान जिंदाबाद यार, ओब्वियसली ठीक है, और भाई हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ, वो बात ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं, आपने भी नारा लगाया, मैंने भी लगाया, इधर सबसे नारा लगवाते हैं, कोई फायदा पाकिस्तान को होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। या उससे बेहतर ये है कि अगर हम प्रैक्टिकली कुछ करें। देखिए मैं आपको शुएब भाई मैं बताता हूँ, ये खाली झूठे नारे, इसे मैं झूठा नारा कहता हूँ कि आपने पाकिस्तान के लिए किया क्या है? आप सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद तो कहते हो। अभी देखें, आपको अगर पाकिस्तान को तरक्की दिलवानी है ना, पाकिस्तान को बेहतर करना है, आम आदमी शुरू हो जाए यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रेस्टोरेंट है, तो आप अपने रेस्टोरेंट में ईमानदारी लेके आए, क्वालिटी लेके आए, एक नंबरी लेके आए, पाकिस्तान की इज्जत हो, दुनिया से कोई आया हो, ठीक है। और हम या पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाए तो अपने काम, अपने कारनामे ऐसे करें कि भाई लोग कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद जी। लेकिन कारनामा क्या है ना, सऊदी अरब ने, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, सऊदी अरब ने आपके 92 नर्सेज को बोला है कि गेट आउट फ्रॉम हियर, भगा दिया सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान। क्यों भगाया? 2 नंबरी काम, फर्जी दस्तावेज ले गए, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर ली, वहां पर चेकिंग हुई, पता चला कि अरे यार ये तो पाकिस्तानियों ने फर्जीवाड़ा कर दिया है,
92 नर्सेस को लात मारकर भगा दिया गया वापस और बोला कि दोबारा इनको लेकर मत आना इन पाकिस्तानियों को। ये हैं आपके काम। बोलिए भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन वहां पे जाके अगर हम फ्रॉड करेंगे, भीख मांगेंगे, 2 नंबरियां करेंगे और यहाँ पे आके कहेंगे मुझे सबसे ज्यादा पाकिस्तान से प्यार है, तो भाई आपकी सोच को सलाम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ भाईजान, नारा लगा देने से सिर्फ प्यार हो जाता है या प्रैक्टिकली कुछ? बिल्कुल, नारा लगाने से प्यार नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ करना हर बंदा अपना जाती फायदा सोचता है, क्या मुल्क का वजह? फायदा कोई नहीं सोचता। पाकिस्तान में बेहतरी क्यों नहीं आ रही? ये हमारे हुक्मरानों की इधर बहुत ज्यादा उनकी वो कहते हैं नाअहली है। नाअहली है। ठीक है, दूसरे लापरवाही कंट्रीज में अगर आ रही है, लेट्स सपोज इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? इंडिया के बारे में ये कहूँगा, अगर कोई मुल्क बेहतर है, अगर वो कोई मुल्क तरक्की कर रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा हाथ है उसके हुक्मरानों का। ठीक है, उनकी सियासत बहुत अच्छी है, हमारी सियासत नहीं अच्छी। जो असर बड़ों से मिलेगा जाहिर बात है, नीचे वही है। वही लोग करेंगे। एजुकेटेड लोग बात को समझते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में कोई पार्टी जीतती है ना, तो सारी पार्टियां बाहर निकलाती, तो आंधली होगी, 2 नंबरी होगी। उधर कोई पार्टी जीतती है तो हारने वाली पार्टी उसे मुबारकबाद देती है, ठीक हो गया। धांधली के रोले नहीं डालते उधर। तो जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, अब देखिए ना, जब तक हम एक गवर्नमेंट को मानेंगे ही नहीं। अभी भाई ने कहा कि वजीर आजम जो पाकिस्तान के बन चुके, क्या लोग उन्हें वजीर आजम मान रहे हैं? तो जब तक हम अपने वजीर आजम को वजीर आजम नहीं मानेंगे, या वो ऐसे कारनामे करके ऊपर आया हुआ है कि यार हमारे दिल जीते हुए उसने, तो फिर तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब जब पाकिस्तान की आवाम ही अपने वज़ीर आज़म के ऊपर भरोसा नहीं करेगी, तो पूरी दुनिया किस तरह भरोसा करेगी? इन्वेस्टमेंट किस तरह हमारे पाकिस्तान में आएगी? सोचे कभी चीज। और ये सोच कैसे पब्लिक की, मतलब देखें, मुझे जो दर्द है वो आम पाकिस्तानी, इनका दर्द है, इनका दर्द है। ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, मतलब जो मेहनत कश लोग हैं, आम पाकिस्तानी, उनका दर्द है। खाली नारा पाकिस्तान का लगा देने से कोई बेहतरी नहीं होगी। हमें अपनी सोच को बदलना है। और दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वो जो भाईजान अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन उसका फायदा क्या होता है? आप नहीं कहते? ठीक हो गया, चले, वो कह रहे हैं अब हम कहते नहीं है, लेकिन खैर वो उनकी एक सोच है। मुझे आबिद भाई को चलिए, अब तो मुझे लगता है कि अब मोटा मोटी बातचीत हो चुकी है। देखिए, आबिद भाई ने सही बातें की, पॉइंट की बातें की। उन्होंने कहा कि जी देखिए, 400 पार वाले सवाल पर जो उन्होंने कहा, भाई एक टारगेट तो सेट किया जाता है ना। कोई एग्जाम देने बैठता है तो टारगेट सेट करता है कि मैं 90% नंबर लेकर आऊंगा, मैं 100% नंबर लेकर आऊंगा। कोई मैच खेलने जाता है, पहले बैटिंग करने उतरता तो कहता है कि जो T20 का मैच चल रहा है तो मैं 200 रन का टारगेट रखता हूँ, 200 रन बनाऊंगा, तब जाके थोड़ी फाइट होगी। तो वैसे ही जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये एग्जाम है, जो भी इलेक्शंस होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एग्जाम है। तो उन्होंने एक टारगेट रखा। भाई पिछली 2 इलेक्शन से वो देख रहे थे कि 300 350 के हम पार जा रहे हैं, तो इस बार बड़ा टारगेट रखते हैं। ठीक है, टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खराब भी हुआ। एनडीए को बहुमत तो मिल गया, सरकार एनडीए की बन जाएगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पीएम मोदी बन जाएंगे, फिर से तीसरे टर्म पीएम बनेंगे। ये भी चीज है। हाँ, थोड़ी सी ये होगी कि भाई जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे जेडीयू है या टीडीपी है, जो भी है, ये थोड़ा उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर बीजेपी को टोटल आ जाती ना मेजोरिटी 273, 275, 280 अगर सीटें आ जाती तो मेजोरिटी में आता है, तो ब्लैकमेलिंग नहीं हो पाती है और फैसले जो है वो फटाक से ले लिए जाते हैं। यहां पर क्या होगा कि ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी, कोई ये रूठेगा, कोई वो रूठेगा, अब उनको मनाओ, इनको मनाओ, नहीं तो सरकार खतरे में पड़ जाएगी। ये भी है। और पॉलिटिक्स में ये होता है। भाई वाजपेयी जी की सरकार थी, 1 वोट से गिर गई थी, गिर थी कि नहीं? 1 वोट से। सोचिए, ये भी होता है। कुल जमा देखिए, इलेक्शंस हुए हैं, अच्छे इलेक्शंस हुए हैं। ये जो ईवीएम का रोना रोते रहते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम हैक हो गई है, अब ईवीएम हैक नहीं हुई है, अब सब ठीक है। जो बाहर से प्रेशर डलवाया जाता था, जो यूट्यूबरों को काम पे लगाया गया था भर भर के एकदम कि भाई एकदम तबाही मचा दो, सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। डिक्टेटर बता रहे थे डिक्टेटरशिप है, अब डिक्टेटरशिप नहीं है ना? या कांग्रेस ने 50 साल तक लगातार शासन किया तो डिक्टेटरशिप नहीं है, बीजेपी ने 10 साल लगातार कर लिया तो डिक्टेटरशिप हो गई है। सारी चीजें अलग हैं यार। मैं कहता हूं सबको छोड़िए, सवाल यह है कि जनता ने वोट दिया है, जनता का वोट काउंट हुआ है, काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास इतनी सीटें, तुम्हारे पास इतनी सीटें, अब देखो क्या करो। दैट्स इट, खत्म बात। अब जिनकी ज्यादा सीटें आई वो और मेहनत करेंगे कि भाई अगली बार हम और क्या करें। जिनकी कम सीटें आई वो और मेहनत करेंगे कि भाई चिंतन करना चाहिए, जहां गलतियां उन गलतियों को दूर करना चाहिए, लूप होल्स हटाने चाहिए।
यही डेमोक्रेसी है भाई मेरे, जो पाकिस्तान में नहीं है। 76 ईयर से पाकिस्तानी डेमोक्रेसी के नाम पर बस चूरन मिल रहा है और डेमोक्रेसी के नाम पर उनको उल्लू बनाया जा रहा है। वरना वोट दिया इमरान को, पार्टी जीती इमरान की, पीएम बन गया शहबाज शरीफ। क्या कमाल की डेमोक्रेसी है ना। तो ये आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर बताइए, राय दीजिए अपनी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ये पाकिस्तान की जो है वो वाकई ये जादू हुआ है। देखा, फिर आपको चाहिए ये जादू? जादू चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिशियन की तरह? नहीं चाहिए आप लोगों को। और बिल्कुल वो रोने पड़ जाएंगे ना। और पाकिस्तान में तो ये जादू होता ही रहता है, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। और वोट ज़ाहिर है इमरान को पड़े, बना शहबाज सदर। बंगाल का जादू मशहूर था, पाकिस्तान का सदर जो है वो पीटी अपना पेपर पार्टी का बन गया, वजीर आजम नून लीग का, वजीर आला पंजाब नून लीग की, और इमरान जेल में। खैर, इस पे बात की तो क्योंकि वोट ज्यादा मिले हैं इसलिए। वोट ज्यादा इसीलिए, वो सिर्फ असल में वोट ये कुर्सी पे बिठाने का नहीं था, ये जेल में बंद करने का था। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जेल में जाएगा। तो बहरहाल ये है कि अपना बात करते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेटिक मुल्क है जी, यकीन करें। और डेमोक्रेसी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया में जो है वो बेशक वो ज्यादा वोट से नहीं, मतलब ज्यादा सीटें नहीं ली, लेकिन फिर भी हुकूमत जो है वो थर्ड टर्म पे फिर से मोदी सरकार की है। अब वक्त गुजरेगा, पता चलता रहेगा साथ साथ कि क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे काम करते हैं कैसे काम नहीं करते। तो वो तो वक्त बताएगा, जब भी वक्त आएगा आहिस्ता ऐसे ही पता चलेगा। फिल वक्त तो यही लग रहा है कि अब नीतीश कुमार भी जो है वो बीजेपी के जो है मोदी जी के जो है पाँव छू रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल ओके है, सेट है काम। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए, कुछ भी हो सकता है यार। पॉलिटिक्स ऐसी कुत्ती चीज है, इसमें कुछ भी हो जाता है, कभी भी कुछ ना कुछ बदल ही जाता है। कुछ समझ भी नहीं आता, बंदे के वहम गुमान में भी नहीं होता, वो बदल जाती है चीज। तो हो भी सकता है कुछ ना कुछ ऐसे रिजल्ट आना शुरू हो जाए, या हो सकता है कि गवर्नमेंट पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता अभी तो बस न्यूज अभी जो है कांग्रेस की तरफ से अलहदा आ रही है, बीजेपी की तरफ से अलहदा आ रही है, ये दोनों मतलब आ रही हैं। लेकिन टाइम के मुताबिक पता चलता जाएगा कौन सी न्यूज सच साबित होती है, कौन सी झूठ साबित होती है। अभी जैसे डिक्टेटरशिप वाली, ईवीएम हैक वाली जो है वो सारी फेल हो चुकी हैं न्यूज। और क्योंकि वक्त ने जवाब दे दिया ना, बेशक बीजेपी जवाब देती रहती, किसी को यकीन ना होता, लेकिन वक्त ने जवाब दे दिया कि ईवीएम भी हैक नहीं हुई और डिक्टेटरशिप भी काम नहीं चली। मतलब कि ये सारी चीजें 2 नंबर थी, फेक थी, तो इसलिए जो है वो सारी चीजें खत्म हो गई, वक्त ने जवाब दिया। इसी तरह वक्त ऐसा ऐसा जो है वो जो चीज सही है वो साबित करता जाएगा। फिल वक्त जो नजर आ रहा है कि थर्ड टर्म जो है वो मोदी जी की बन चुकी है, और आज जो है वो, बल्कि कल वो शपथ ले चुके हैं। जब हम वीडियो बना रहे हैं उस वक्त आज उन्होंने लेनी है, लेकिन वीडियो अगले दिन अपलोड होगी तो वो शपथ ले चुके होंगे अभी तक। तो वो बन चुके हैं, अब थर्ड दफा जो है प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मोदी जी बन चुके हैं। और आप लोगों को सबको जो है मुबारकबाद। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी हार चुका है इंडिया से अभी, और उसकी भी आपको मुबारकबाद। हालांकि अभी मैच नहीं हुआ, वीडियो हम पहले बना रहे हैं, लेकिन ये देख लें फिर, ये अपनी अपनी पेशन गोई होती है। और ये चीज है कि आपको इंडिया जीतने पे मुबारकबाद, और मोदी सरकार जो है थर्ड टर्म में वजीर आज़म फिर से बन चुके हैं, उसकी भी मुबारकबाद। और ये एडवांस में है मतलब हमारी तरफ से, लेकिन आपको मिलेगी बाद में। तो बहरहाल वीडियो जो है वो इनकी ठीक थी। और अब्बद अली ने जो कहा कि जितनी भी बातें की हैं उन्होंने बिल्कुल अच्छी पॉइंट पे जो है बातें की हैं, और पाकिस्तान को भी लताड़ा है बीच में, और इंडिया को जो है वो भी जो है वो बातें की हैं मोदी सरकार के बारे में, क्योंकि वो फैन है, वाकई फैन है। वो कितनी वीडियो पहले भी हम देख चुके हैं, शोएब भाई के साथ ही होते हैं, तो वो फैन ही है मोदी जी के। और उन्होंने जो है वो पूछा सवाल कि आप मतलब कि फैन फॉलोइंग अब आप फैन हैं या नहीं है। उन्होंने कहा फैन तो मैं हूं, और वो एक किस्म का हमेशा रहेंगे, वो जीतें या हारें। तो बाकी वो जीतना हारना तो फैन होने की वजह से तो जीते हारेंगे नहीं, वो तो हारेंगे इंडिया अवाम की जनता के जो वोट हैं उसकी वजह से हारेंगे या जीतेंगे। तो फैन तो उन्होंने रहना ही रहना है, क्योंकि काम कर रहे हैं, इंडिया को ऊपर लेके गए हैं। और 400 पार का उन्होंने भी नारा दिया था,
इन्होंने भी लगाया था 400 प्लस। वही बात अपना आ गई, क्या नाम है इनका, लोक भाई की, कि 400 प्लस जो है वो एक टारगेट है। अब टारगेट तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, ये तो अवाम ने फैसला करना होता है ना। ये तो कोई खुद से तो, अगर कोई लेके जाए तो, मैं अगर खुद से लेके जाना चाहूँ तो मैं तो 400 पार ले जाऊं अपने आप को, लेकिन ये तो अवाम ने फैसला करना होता है। अवाम ने जो है वो नंबर देने होते हैं, कितने नंबर है तुम्हारे, ये एग्जाम ही है और अवाम के हाथ में है चेकिंग इसकी। तो बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी, मजा आया वीडियो देख के, और इनकी बातें सुन के भी, अबद अली भाई की भी और शुएब भाई की भी अच्छा लगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, जिंदाबाद के सिवा और नहीं, कुछ एंड भी पे नहीं है, आया था बस ना, जिंदाबाद ही रहना है। इसके अलावा तो जिंदाबाद। और कुछ यहाँ पे है नहीं है सिवाय जिंदाबादी के। तो बाकी नाम का भी अब जिंदाबाद ही रह गया है, तो प्रैक्टिकली तो जिंदाबाद जहाद को नहीं रहा। तो इंडिया की बात करते हैं जी। आबद अली भाई ने जो बातें की हैं वो जबरदस्त बातें की हैं कि मोदी जी ने जो प्रोग्रेस की है, जो डेवलपिंग के काम किए हैं, काबिले तारीफ है। उनकी जितनी तारीफ कीजिए वो कम है। देश के हक में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए हैं। और अगर इन्वेस्टिंग की बात करें कि आउट ऑफ कंट्री के जो इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्ट जब करते हैं तो वो किस चीज को देख के करते हैं, वो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हैं कि यार इस मुल्क में जमहूरियत है, इस मुल्क में कानून है, इस मुल्क में सेफ्टी है। इन चीजों को मद्देनजर रख के तो फिर जाके इन्वेस्ट की जाती है। और उससे पहले जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपने मुल्क के इन्वेस्टर होते हैं, और आउट ऑफ कंट्री से तो बाद में इन्वेस्टर आते हैं। घर का बंदा जब एतमाद करना शुरू करता है तो फिर बाद में बाहर के बंदे एतमाद करते हैं। अगर घर का बंदा एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है तो बाहर के लोगों को कैसे कहा जा सकता है कि आप हमारे ऊपर एतमाद कीजिए। पाकिस्तान की फिलवक्त कंडीशन ये है कि हमारे अपने जो बिजनेसमैन है वो एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम दूसरे मुल्क के जाके लोगों की मिन्नत और समाजत करके तो उनको कहते हैं जी कि आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। अगर हमारे जो बिजनेसमैन है हम उनको सिक्योर फील करवाएं, उनकी जो सहूलियात उनको मिलनी चाहिए, जो उनका हक है, अगर वो दें उनको और सहूलियात देकर तो उनको हम आगे बढ़ने में उनकी मदद करें तो बिल्कुल वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि उनको, वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते, वो अपने आप को गैर मुहफ़्फ़ज़ फील करते हैं। वो समझते हैं कि पता नहीं आज हम हैं कल रहे ना रहे, हमारी जान हमारी माल हमारा दौलत पता नहीं महफूज भी है कि नहीं है, कोई माफिया ग्रुप ही इसमें आज वो ही कब्जा कर ले। क्योंकि कितनी दफा तो इस तरह हुआ है, जो इन्वेस्टर हैं बेचारे आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, प्लॉट लेके वो छोड़ जाते हैं, 3-4 साल के बाद आते हैं तो वो देखते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता, फाइल उनके पास होती है, उनके उस प्लाट के ऊपर कोई 6-7 मंजिला प्लाजा बना होता है। तो फिर जाके तो वो उनको अदालतों में अपने जूते के सीटने पड़ती हैं। तो फिर कुछ साल वो केस अपना लड़ते रहते हैं, एंड पे उकता के तो अपनी जान ही छुड़वा के यहाँ से भागती हैं। तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टर कैसे आ सकते हैं? इन चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। हिंदुस्तान की बात करें बीजेपी की पार्टी की, तो इतनी ग्रेट ये लीडर हैं कि देखें कि मोदी जी को सीटें बेशक कम मिली है लेकिन उन्होंने किसी बंदे से कोई गिला शिकवा नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि यार मैंने अयोध्या में कितना काम किया, मैंने राम मंदिर बनाए, मैंने वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, मैंने रेलवे लाइन का निजाम बेहतरीन किया, आप लोगों के लिए बेहतर किया और आप लोगों ने मुझे वहां से जितवाया नहीं। कोई गिला शिकवा नहीं किया, कोई अपना नाम नहीं लेकर आए कि मैं देश को यहाँ से यहाँ पे उठा के लेकर आया हूँ, मैंने लोगों को ये योजना दी है। लेकिन फिर भी जो कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्या रीजन था क्यों सपोर्ट नहीं किया, ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा किया कि बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने दोबारा मुझे मौका दिया। जो गलतियां जो खामियां थी वो इस दफा ये दूर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह प्रोग्रेस कर रहे थे, जिस तरह डेवलपिंग के काम कर रहे थे, उससे ज्यादा बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। होप फॉर अ गुड जी, और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उन्होंने स्टार्टिंग में मिसाल अच्छी दी कि वो जीत ही होती है एट दी एंड। वही मैं अक्सर कहता हूँ कि जो जीतता है वही मायने रखती है कि चीज़ एट दी एंड हुआ क्या है। बीच में जो सारा सिनेरियो होता है वो लोग भूल जाते हैं। उन्होंने मिसाल अच्छी दे दी कि छक्का मारा है तो भले वो 108 मीटर का हो, 10 मीटर का हो, वो बाउंड्री से बाहर गया है, काउंट हुआ है, 6 काउंट हुआ है, ये मायने रखती है चीज़, और आपके स्कोर में वो ऐड हुआ है। और इसी तरह दूसरी पार्टी जो है नितिन कुमार जो थे मेरे ख्याल में, उनकी पार्टी जो है वो ऐड हो चुकी है। और जिस तरह वो हाउस स्वभाव से उनके साथ मिल रहे थे, वो हमने वीडियो क्लिप देखे, और जिस प्यार मोहब्बत के साथ वो उनके बिहाफ में बयान दे रहे थे, उससे तो साफ लग रहा था भाई वो जो है इस पक्ष में पहले जुड़ने के वो
फिराक में थे कि यार चलो इस पक्ष में ही जाना है। तो फैसला जहाँ पे भी हुआ, अंदर हुआ बाहर हुआ, लेकिन फैसला मेरे ख्याल में ठीक हुआ। और मोदी हुकूमत को दोबारा आना चाहिए था, क्योंकि ठीक है ऑपोजिशन ने एक प्लान बनाया होगा, उन्होंने भी आगे चलना होगा, उन्होंने आगे काम करना होगा, लेकिन वो मैं हमेशा कहता हूँ कि सेटलमेंट जिस टीम की या गवर्नमेंट की हुई पड़ी होती है ना, वहाँ पे ग्रिप वो लूज हो जाती है। नई आएगी, नई चीजें इम्प्लीमेंट होंगी, नए तरीके से चलेंगे, पुराने प्रोजेक्ट हो सकता है वो क्लोज कर दें जो उनका प्लान था। ठीक है, वो सारी चीजें वो क्लोज करना चाहते थे, जो मोदी हुकूमत ने स्टेप लिए थे उनको बैकफुट करना चाहते थे। और ये उनका एक किस्म का प्लान था हुकूमत में आना, तो मेरे ख्याल में उनका काम ही प्लान था। बस उनका ये था कि ये प्लान किसी तरह ये जो चल रही हैं चीजें ये रोकी जाएं। ठीक है, तो उस चीज पे ज्यादा जोर डाल रहे थे। और मोदी हुकूमत ये नहीं चाहती कि जो हमने स्टेप लिए इतनी मुश्किल से लिए हैं, इतनी स्ट्रगल के बाद वो चीजें हुई हैं, और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान में मैंने देखा है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत सारे कि यार मोदी हुकूमत आगे ले। एक ही चीज, अच्छा तरक्की का पता ना हो कि क्या डेवलपमेंट की है, क्या वहां पे किया है, कश्मीर में क्या किया है, लेकिन सबको ये कहीं ना कहीं पता होगा कि यार इंडिया के जो पीएम है ना, वो मेरे ख्याल में यार तरक्की कर रहे हैं, मोदी नाम है उनका, वो इंडिया को कहाँ लेके चले गए, तरक्की में है उनकी वजह से है। ठीक है, और कुछ लोग मुखालिफ भी है, मतलब वो बातें करते हैं कि वही चूरन उनको खिलाया गया, उनको हालांकि पता नहीं है कि वो इंडिया को किस पोजीशन पे ले गए हैं। तो अब भी उनका आना मेरे ख्याल में ज़रूरी था। और ये जो प्लान है वो मेरे ख्याल में मुकम्मल होंगे। और ये जो कहीं ना कहीं बात सुनने को मिल रही थी कि आधी हुकूमत जो है वो किस तरह होल्ड करेंगे उसको, आधी टूटी हुई हुकूमत जो है वो उनको मिलेगी, तो फुल ग्रिप नहीं होगी, उसको कैसे ये हैंडल करेंगे, ये आने वाला वक्त जो है ये बेहतर फैसला करेगा। और लेकिन हम तो एक किस्म की, मेरे ख्याल में इन माई ओपिनियन, मोदी हुकूमत जो है होल्ड करेगी दोबारा और फुल ऑन करेगी। और यूपी में योगी जी के बारे में भी कुछ बता रहे थे लोग भाई के वहां पे जो है सेटलमेंट का कोई रोला था, पता नहीं। सेटलमेंट मैंने जब सुना था तो मेरा सवाल यही था कि यार वहां पे कैसे हो गया। तो मतलब सवाल ये पैदा होता था कि अवाम जो है किस तरह और क्यों और किस तरीके से कर रही है, क्या सिचुएशन चल रही है। वही उस वीडियो में भी हमने मेंशन किया, समीर भाई ने, अली भाई ने भी, वो जाति पाति का मसला होगा बीच में, वो भी चीज चल रही होगी, रिलीजन को लेकर चीजें चल रही होंगी। तो वो जो है वो परसेंटेज जो है बटी हुई थी, वो उस हिसाब से चल रहे थे। और लोगों ने अपने हिसाब से वोटिंग की है, नो डाउट उनको सिलेक्ट तो करना चाहिए था, लेकिन उसमें अब क्या बीच में जो है मेन मुद्दा किसी को नहीं पता, किसी यूट्यूबर ने प्रॉपर वे में, हालांकि गौरव सर या लोक सर या आरजे रौनक, हमने बहुत सारी लोगों की वीडियोस करते हैं, क्या नाम है उनका, प्रशांत सर, और मतलब बहुत सारे लोगों के ऐसे जो एनालाइज करते हैं प्रॉपर वे में, उनके पास भी इस चीज़ का प्रॉपर जवाब नहीं है। मतलब ये बात अभी तक निकली नहीं है कि हुआ क्या है, असल माजरा क्या है। ये तो एक लोग सर भी एक किस्म का अंदाजा लगा रहे हैं ना हमारी तरह, जैसे हमने ओपिनियन दिया कि यार ये हो सकता है जाति पाति को लेकर, रिलीजन को लेकर। ठीक है, एक सीएम के बारे में भी, जो सीएम योगी थे, इधर उन्होंने मेंशन भी कर दिया, मेरे ख्याल में लास्ट वीडियो में किया या इस वीडियो में भी उन्होंने मेंशन किया कि नहीं, लास्ट वीडियो में जो हमने की है, तो उसमें वो मेंशन किया कि कुछ लोगों को लगता था कि अब सीएम को आना चाहिए, ये योगी जो है इनको आना चाहिए मोदी की जगह, ये लोग भी प्रेफर कर रहे थे। और बहुत सारी जगहों पे मैंने सुना कि, अब सुना है मैंने, अब मुझे ये तस्दीक नहीं है इस चीज़ की, लेकिन सुनने में ये आया कि बहुत सारी जगहों पे इन्हें आगे करना था, किसी चीज़ को लेकर तकरीर करनी थी या कुछ इनको कुछ देना था, वहाँ पे अहमियत नहीं दी गई इनको। आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, माई ओपिनियन। इनके बंदे भी कह रहे थे कि वो नहीं खड़े किए गए, हाँ ना, उनको टिकटें नहीं दी गई, तो कहीं ना उस कहीं जो वजह से भी है है। वो प्रॉब्लम हुई है, कहीं ना कहीं पार्टी में भी प्रॉब्लम चल रही है, नो डाउट। तो योगी जी को लेकर एक सवालिया निशान जो है बीच में पैदा होता है। और कहीं पे मैंने क्लिप देखा, जैसे यहाँ पे मोदी सर वो लास्ट वीडियो में मैंने क्लिप देखा जहाँ पे वो तकरीर कर रहे थे और खिताब कर रहे थे, उस दौरान योगी सर नीचे बैठे हुए थे, तो वो थोड़ा साइड डाउन होते हैं, ऐसे क्लैप करते हैं टेबल को, तो साइड डाउन होके इस तरह बैठते हैं। उस क्लिप को बार बार चलाया जा रहा था, तो क्या कहा जा रहा था कि यार ये देखे वो थके हुए लग रहे हैं, टूटे हुए लग रहे हैं। मीडिया जिस तरह पेश करता है चीज को, तो मतलब उनको इस बार यकीन था कि वो पार्टी में कोई जनाब आगे आएंगे या कुछ, तो मतलब उनको अगर नहीं भी है ना बात, तो उसको निकाला जा रहा है, उछाला जा रहा है, लाइट आउट किया जा रहा है। अगर को मेरे हाल में प्रॉब्लम होती तो अभी तक वो चीज बाहर निकल आती, अभी तक नौवान जैसे पार्टी की हालत थी, वो मिड में रुक गई, 400 पार करना था तो वो मिड से भी पीछे रह गए।
तो यहाँ पे मेरे ख्याल में योगी जी को अगर प्रॉब्लम होती, कोई ऐसा कोई मसला होता, तो उनके पक्ष से कोई ना कोई बयान आता या कुछ ऐसी चीज़ होती। तो लेकिन यह है कि पार्टी टूटनी नहीं चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा टीम वर्क कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं, और लेट्स सी ये किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो प्लान इन्होंने बनाए हैं वो कहाँ तक मुकम्मल होते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। और आप लोगों को मुबारकबाद। और इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में मैं मुबारकबाद दे नहीं सकता। मैं फ़ैन हूँ इंडियन टीम का, नो डाउट, मैं चाहता भी हूँ जीते, लेकिन यह है कि पिच जो है वो बहुत आनी बना, और मुझे सीरियसली नो आइडिया, क्योंकि पाकिस्तानियों का मुझे कोई भरोसा नहीं है, ये कहीं पे भी पलटी मार जाते हैं। माड़ी टीम से हार गए हैं जो बिल्कुल ना होने के बराबर थी, जो ठीक ठाक टीम होगी उसके खिलाफ हो सकता है ये परफॉर्मेंस दे दें, इनका कोई पता नहीं चलता। वो आधे से ज्यादा प्लेयर तो डिप्रेशन में गए हुए हैं। लेट्स सी जी। ये देख लीजिएगा, अगर पाकिस्तानी टीम हारी, इंडियन टीम हारी, या कोई भी इनमें से जीता, उसको पॉलिटिक्स में जरूर रिलेटेड करेंगे लोग। वो भी देखने लायक होगा जी। खैर एनीवेज, इनकी वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।